Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 11th of May 2021, Tuesday. Inspiration of the day is don't wait, the time will never be just right. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Near resolution assets may not go to bad bank. So a very senior executive of State Bank of India has said that those stress assets which are actually close to being resolved and for which one time settlement is under process may not be further transferred to any asset reconstruction company or to any new bad bank that is expected to be functional next month. तो ऐसे स्ट्रेस असेट्स जो कि ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर एआरसी के पास में हैं, बैड बैंक्स के पास में हैं और वो ऑलरेडी रेजोल्यूशन की प्रोसेस में है, वन टाइम सेटलमेंट की प्रोसेस में है और जिसका जल्द ही 1 या 2 महीने के अंदर ही रेजोल्यूशन होने वाला है, ऐसे assets as per National Company Law Tribunal cannot further be transferred to a new ARC. न्यू एआरसी मीन्स ऐसी एआरसी, ऐसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या ऐसा बैंक जो अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है और आगे आने वाले मंथ्स में फंक्शनल होगा. तो बैंक्स अगर चाहें कि उनका अगर बैड लोन एक जगह ऑलरेडी सेटल हो रहा है, एक एआरसी में ऑलरेडी सेटल हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर दूसरी एआरसी में उसको ट्रांसफ़र कर दें और वो भी ऐसी एआरसी जो अभी फंक्शनल नहीं हुई है. तो एज पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दिस cases may not be considered. Actually ये point क्यों उठा? Why any bank wants to transfer their stress assets to another ARC that is not even functional? बेसिकली एक नई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड फॉर्म होने वाली है जो कि आगे आने वाले 2-3 मंथ्स में ऑपरेशनल हो जाएगी और जिसकी अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के बजट में हुई थी. एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस पर्टिकुलर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड दैट इज NARCL is going to be operational in the month of June. And this new entity is being created in collaboration with both public and private sector banks. And this is expected to be more efficient in recovery as it will step into the shoes of multiple lenders who currently have different compulsion when it comes to resolving any stress assets or any bad loan. तो हो क्या रहा है, जो ऑलरेडी स्ट्रेस असेट्स हैं जो किसी एआरसी में ऑलरेडी सेटलमेंट की प्रोसेस में हैं, तो जो लेंडर्स हैं उनको लग रहा है कि अगर उनके इन असेट्स को, इन बैड लोन्स को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो प्रॉपरली दे विल गेट बेटर बेनिफिट्स या उन बैड असेट्स का अच्छा रिजोल्यूशन होगा. तो कई सारे जो लेंडर्स हैं दे आर एक्चुअली processing their already stressed assets who are being resolved into one ARC to be transferred into an ARCL. और उसी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने क्लियर किया है कि ऐसे जो भी असेट्स 1-2 महीने में रिजॉल्व होने वाले हैं उनको दोबारा से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता क्योंकि इट्स मेयर अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. और जितने टाइम से जो लंबी प्रोसेस चली आ रही किसी एक पर्टिकुलर एआरसी में किसी स्ट्रेस असेट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए, अब वो प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी. तो that is just a sheer wastage of resources and machinery. Definitely नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के इस पर्टिकुलर जजमेंट को बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने भी सपोर्ट किया. आई डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस 1 or 2 lines that the senior executive of State Bank of India has also supported this judgment of NCLT. कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एक तो ये प्रोसेस को भी लेंदी करेगा. अगर आप एक एआरसी से दूसरी एआरसी में अपने बैड असेट्स को या बैड लोन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इट माइट स्ट्रेच द प्रोसेस, इट माइट स्ट्रेच द टाइम, इट मे इन्वॉल्व द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मशीनरी. On the other hand, getting money from resolution on time would help the lenders when the pandemic has created uncertainty on the quality of assets. इस पैंडेमिक के टाइम में इट इज़ apt for the lenders to get the timely money to get their stress assets resolved timely so that the quality of their assets can be improved and they can have the
sufficient fund to run the business into this pandemic time। इसीलिए एनसीएलटी ने क्लियरली इस चीज़ को मना कर दिया है। ऑल्दो कई सारे जो बैंक्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने भी एनसीएलटी के इस पर्टिकुलर ओपिनियन को वेलकम किया है। ये की पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर न्यूज़ से कि एक पर्टिकुलर बैड लोन को एक एआरसी से दूसरे एआरसी में ट्रांसफ़र करना प्रोसेस रेजोल्यूशन प्रोसेस को डिले कर सकता है। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये है कि इस पर्टिकुलर पैंडमिक के टाइम्स में जो लेंडर्स हैं उनको अपने स्ट्रेस असेट्स को जल्दी रिजोल्यूशन की प्रोसेस तक ले जाना चाहिए, जल्दी सेटलमेंट की प्रोसेस तक ले जाना चाहिए, जिससे कि उनके पास सफिशिएंट फंड फाइनेंस अवेलेबल हो इनटू दिस पैंडमिक सो दैट दे कैन रन देयर बिजनेस स्मूथली। अपार्ट फ्रॉम इट, जब कुछ असेट्स सेटल होंगे तभी दूसरे असेट जो ऑलरेडी स्ट्रेस हैं या ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो भी स्ट्रेस असेट्स या एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको भी जल्दी रिजोल्यूशन की प्रोसेस में लाया जा सकेगा। बट ट्रांसफरिंग दिस असेट्स टू बैड बैंक्स में गेट डिलेड बाय अप टू 2 months ड्यू टू द कोविड रिलेटेड डिसरप्शन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4। नोटिफाई वैक्स एज जीरो रेटेड सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सपर्ट। कोविड-19 वैक्सीन या कोविड-19 ड्रग्स को ज़ीरो जीएसटी के कैटेगरी में रखने के लिए रीसेंट जो डिबेट स्टार्ट हुआ आपको पता होगा, हमने भी डिस्कस किया था जब ममता बनर्जी ने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को। अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्यू अदर स्टेट झारखंड, पंजाब हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द एग्जम्पशन ऑफ जीएसटी फ्रॉम कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। तो इसको लेकर जो डिबेट स्टार्ट हुई थी, इसके बाद हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर जीएसटी हटा देते हैं तो जीएसटी के अंदर जो वेवर मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मैन्युफैक्चरर्स को, वो नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, जीएसटी के रिमूवल से या जीएसटी के एग्जम्पशन से जितनी भी कोविड-19 रिलेटेड वैक्सीन्स हैं या जो ट्रीटमेंट है, मेडिकेशंस है, उन सब का प्राइस एस्केलेशन हो सकता है, क्योंकि इनपुट टैक्स से क्रेडिट के फॉर्म में बहुत सारा इनपुट टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को वेव ऑफ कर दिया जाता है या उनको इनपुट के क्रेडिट के फॉर्म में उनको रिटर्न कर दिया जाता है। बट अगर जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया कोविड वैक्सीन को या कोविड मेडिकेशन को, तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने इनपुट पर कोई भी क्रेडिट या कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली दे विल ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर इनपुट टैक्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और इवेंचुअल consumer and that may leads to price escalation into the market। हालांकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के इस पर्टिकुलर ओपिनियन के बाद में, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के बाद में, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, दे आर क्वाइट स्केप्टिकल। उनका ये कहना है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट exempting any particular commodity from GST may leads to price escalation। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसका कोई और रास्ता नहीं, कोई और वे आउट नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वाइल अगर सेंटर ये कह रही है कि जीएसटी को वेव कर देने से, जीएसटी वेवर के बाद मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे फ्रॉम देयर इनपुट टैक्स से क्रेडिट एंड दैट मे रिजल्ट इन द प्राइस इंक्रीज फॉर द एंड यूजर। बट एक्सपर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट दैट अ टैक्स वेवर फॉर अ इंटायर इनपुट सप्लाई चेन वुड हेल्प ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन। एक्सपर्ट का ये कहना है कि आप जीएसटी वेवर सिर्फ फाइनल वैक्सीन या फाइनल ड्रग पे क्यों दे रहे हो, जितने भी इनपुट लग रहे हैं, जितना भी रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, उन सब पर आप टैक्स वेवर करो, जिससे कि जो फाइनल इनपुट कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चरर के लिए वो ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। जब इनपुट पर या रॉ मटेरियल पर जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोक्योर कर रहे हैं उन पर वो टैक्स नहीं देंगे, उनको वो सस्ता मिलेगा, तो डेफिनेटली जो वैक्सीन या जो ड्रग अल्टीमेटली इवेंचुअली मैन्युफैक्चर होगी उसकी भी कॉस्ट कम होगी। दैट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन और द ड्रग्स। तो कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जीएसटी वेवर के साथ में, जीएसटी वेवर ऑन वैक्सीन, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वेव द टैक्स फॉर द इंटायर इनपुट सप्लाई चेन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ जो टैक्स एक्सपर्ट है उनका ये भी कहना है कि जीएसटी आप वेवर मत कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मत करिए जीएसटी वेवर, बट जीएसटी को आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में, जीएसटी वेव नहीं कर रहे तो मत करिए जीएसटी वेव, बट जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको आप ज़ीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में डाल दीजिए। तो जो दूसरा ऑप्शन एक्सपर्ट ने एक्चुअली सजेस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जस्ट नोटिफाई कोविड-19 वैक्सीन एज ज़ीरो रेटेड सप्लाई commodity। जीरो रेटेड सप्लाई कमोडिटी मीन्स जीएसटी तो लग रहा है बट दैट इज जीरो,
तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोविड-19 वैक्सीन को आप जीएसटी के रजीम से बाहर कर रहे हैं, यू आर जस्ट लेविंग 0% जीएसटी ऑन कोविड-19 वैक्सीन और कोविड-19 रिलेटेड ड्रग। उससे क्या होगा, दैट वुड इनेबल द मैन्युफैक्चरर्स टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स रिफंड। उससे ये होगा कि कोविड-19 वैक्सीन या कोविड-19 रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो जीएसटी के रजीम में रहेंगी, मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट टैक्स से क्रेडिट मिलता रहेगा, और जो मार्केट में वैक्सीन पहुंचेगी, ये जो ड्रग पहुंचेगी, दैट विल बी जीरो रेटेड सप्लाई, मीन्स उस पर जीरो जीएसटी लगेगा, जीरो जीएसटी इम्पोर्ट होगा। सो जीरो रेटेड सप्लाई इज चार्जेबल एट nil rate with ITC refund and is currently allow only for the export or supply of a special economic zone। तो जैसा आप SEZ में करते हैं वैसा इस पर्टिकुलर पैंडमिक की सिचुएशन में कोविड-19 ड्रग या कोविड-19 वैक्सीन के लिए कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि अभी जो जीएसटी अट्रैक्ट होता है वैक्सीन पे, दैट इज 5% एंड 12% ऑन मेडिसिन। तो कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन दिए, कुछ ने कहा पूरी इनपुट सप्लाई, जो रॉ मटेरियल सप्लाई है, इनपुट सप्लाई चेन है, उसका टैक्स वेव कर दीजिए। कुछ ने कहा है कि वैक्सीन को और जो ड्रग्स हैं उनको आप जीरो रेटेड सप्लाई की कमोडिटीज़ की लिस्ट में डाल दीजिए। तो दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट this is the argument against GST waiver by our finance minister, and this is the argument that, or the we can say alternative way that are suggested by our expert for reducing the cost of vaccines or medicines with complete GST norms। तो अब ये देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल के लिए एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियन दे दिए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6, ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म टू मेक FTA विद EU टफ, सेज एक्सपर्ट्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत टाइम से नेगोशिएशन चल रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने का। व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन? आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ एक्चुअली यूरोपियन यूनियन एंड हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इनटू यूरोपियन यूनियन। और एक टर्म और यूज होता है, दैट इज़ यूरोजोन। व्हाट इज़ यूरोजोन? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूरोजोन? तो कमेंट सेक्शन में आज आप मुझे यूरोपियन यूनियन के बारे में और यूरोजोन के बारे में लिख कर बताएंगे। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। बेसिकली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत टाइम से, कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन होने के लिए नेगोशिएशन चल रहा था, बट सेटलमेंट अभी तक हमें कहें कि कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो पाया था, सेटल नहीं हो पाया था, क्योंकि कई बार बहुत सारे इश्यूज जो थे वो जनरेट हो जाते थे। और रिसेंटली यही नेगोशिएशन स्टॉप हो गया था बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। और रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों फिर से तैयार हुए हैं कि लेट्स स्टार्ट और लेट्स रिज्यूम द नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वंस अगेन। अब कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है। लेट्स डिस्कस वेरी क्विकली व्हाट इज एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट इज इन शॉर्ट called as FTA. It is basically a pact between two or more nations or countries to reduce barriers to import and export among them or between them under a free trade policy. If any two nations are in this agreement, so under a free trade policy, goods and services can be bought or sold across the international border with little or no government tariff, quota, subsidies or prohibition to inhibit their exchange. So basically free flow of goods and services. And one of the very apt example of free trade agreement is between United States of America, Mexico and Canada. That is in short known as North America Free Trade Agreement, as NAFTA. We generally call it as NAFTA. And what is the purpose of this particular free trade agreements? क्यों countries इतना negotiate करते हैं free trade agreement को? Recently इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था आसियान कंट्रीज़ के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कौन सा ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अभी इंडिया से वॉकआउट कर गया था, 1-2 साल पहले की बात है। इंडिया के कुछ कंसर्न थे, चाइना वॉज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। इंडिया भी था इनिशियली, बट इंडिया वॉकड आउट कर गया उस नेगोशिएशन से, क्योंकि इंडिया के जो कंसर्न थे वो एड्रेस नहीं किए गए थे। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि इंडिया जो वर्कआउट किया है उस आसियान के FTA से, दैट इज एक्चुअली जनरेट और दैट विल एक्चुअली जनरेट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया। बट इंडिया ने अपने कंसर्न को इम्पोर्टेंस देते हुए उस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन से एग्जिट कर लिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर नेगोशिएशन ऑफ फ्री ट्रेड और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का भी नाम बताएंगे। आसियान कंट्रीज के साथ था एंड देयर इज अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू दैट नेगोशिएशन और दैट एग्रीमेंट। सो व्हाई कंट्रीज आर सो मच keen or so much interested in forming these FTAs? Basically, FTAs are treaty between two or more countries, and that is designed to reduce or eliminate the number of types of barriers to trade and investment. So definitely these FTAs are basically to facilitate the stronger trade and commercial ties between the participating countries. दोनों का बिजनेस बढ़ता है, दोनों के इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, ट्रेड बढ़ती है, इसीलिए कंट्रीज आपस में FTA साइन करते रहते हैं। इंडिया कई टाइम से यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट करना चाह रहा है अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, बट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन थिंग्स रिसेंटली ब्रेक्सिट हुआ था, उसकी वजह से भी कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे और ये नेगोशिएशन रुक गई थी। बट नाउ both countries are on the table and they want to resume their negotiation or on free trade agreement, but experts are quite skeptical about this. Experts believe that the road ahead may not be very smooth amid the growing protectionism across the countries caused by the outbreak of the pandemic की वजह से भी countries में एक protectionism की policies और orientation generate हो रहा है। और अगर हम पैंडेमिक की बात ना भी करें, अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद से जो प्रोटेक्शनिज्म है ये कई सारे कंट्रीज में देखने को मिला, नॉट ओनली इन USA but in Australia like countries also, and Brexit is also one of the part, or we can say result or consequences of this protectionism wave. इसको कहीं कहीं आपको लगेगा कि एंटी ग्लोबलाइजेशन के भी आप फॉर्म में इसको पढ़ेंगे कि नाउ कंट्रीज आर बीइंग एंटी ग्लोबलाइज, दे आर लुकिंग इनवर्ड इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटवर्ड। तो एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया के लिए टैक्स को रिड्यूस करना, और इवन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, यूरोपियन यूनियन के लिए भी, reducing the tax and negotiations could be complex as the market have changed over a fast few years. तो ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक की वजह से ही ये प्रोटेक्शनिज्म आया है, पैंडेमिक से पहले भी प्रोटेक्शनिज्म, एंटी ग्लोबलाइजेशन की वेव वर्ल्ड में देखने को मिल रही थी। अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स, इस तरह के कई सारे आपने नारे और स्लंग्स सुने होंगे उस ड्यूरेशन में। तो वर्ल्ड इज नाउ लिटिल बिट मोर इनवर्ड ओरिएंटेड, कंट्रीज आर नाउ लिटिल बिट मोर इनवर्ड ओरिएंटेड, वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स द protectionism. Every economy or every government is focusing on its own economy. और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखने को मिला। इंडिया भी इस प्रोटेक्शनिज्म के वेव के, हम बोल सकते हैं, चपेट में आया था, और इनिशियली इंडिया ने भी कई सारे जो हायर टैरिफ हैं वो इम्पोज किए हैं ऑन डिफरेंट आइटम्स दैट आर कमिंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। और पैंडेमिक ने इस प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, प्रोटेक्शनिज्म की वेव को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि कंट्रीज आर नाउ स्ट्रगलिंग विद देयर ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स। इकॉनमी सबकी रिकवरी की प्रोसेस में है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया दोबारा से अफेक्टेड हो गया है कोविड-19 से, तो इकॉनमी की जो रिकवरी हो रही थी वो फिर से यू टर्न लेने की स्टेज पे। तो every country is suffering from their own internal issues, from their own internal economic problems. तो उस ड्यूरेशन में इस प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को और ज़्यादा हवा मिली, हम कहते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि when we are talking about the market access issues in good sector, there will be some challenges, and all the old talks थी, जो पुरानी जो negotiations थे, all remain stalemates and our tariffs have gone up. So experts are saying that even after the announcement of government of India Atmanirbhar policy, that is also trying to protect the domestic industry and allow the manufacturing sector to grow within the boundaries of Indian economy. So experts are quite skeptical, and in this situation cutting tariff would be one of the very big challenge in front of India. That is all the situation of India. US के साथ हम अलग नेगोशिएशन में हैं, अपने टैरिफ को बढ़ाने के लिए हमने इक्वलाइजेशन लेवी इंक्रीज कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत जैसी जो
स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जिसका सीधा मतलब है सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। सेल्फ सफिशिएंट इंडिया मतलब इंडिया की डिपेंडेंसी किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस को लेकर के किसी अदर कंट्री पर ना हो, और जब तक डिपेंडेंसी नहीं होगी देन फिर ट्रेड ही क्यों होगा। तो एक्सपर्ट्स का ये ओपिनियन है कि इन दिस सिचुएशन कटिंग टैरिफ वुड बी वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंज। द फॉर्मल नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड EU वर stalled 8 years ago over the differences on the ranges of issues, जिसमें ऑटोमोबाइल और वाइन्स के इम्पोर्ट पर जो ड्यूटी लगती है उसको लेकर के भी इश्यूज जनरेट हुए थे कि यूरोपियन यूनियन का ये कहना था कि जो ऑटोमोबाइल्स और वाइन्स पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है दैट शुड बी रिड्यूस, और इंडिया उस पर्टिकुलर इशू पर तैयार नहीं था। और 2007 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था और कुछ साल तक चला और फिर रुक गया। सिंस देन 2013 में वो नेगोशिएशन बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से स्टॉप हो गया। और अगर हम उसके बाद से टैरिफ की बात देखें, डिफरेंट टैरिफ्स के, इंडिया के जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, जो टैरिफ इंडिया इम्पोज कर रहा है आइटम्स पर, अगर उस पर नज़र डालें तो एवरेज टैरिफ हैज़ ग्रोन बाई 3%। इट मीन्स उसके बाद भी इंडिया ने टैरिफ को रिड्यूस नहीं किया, नेगोशिएशन हॉल्ट हो गया। और अगर एवरेज टैरिफ की बात करें तो 3% तक टैरिफ बढ़ा दो फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेकर के अब तक। और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में जबकि फाइनेंस की, फंड की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ गवर्नमेंट विल एक्चुअली एकोमोडेट द डिमांड फॉर कटिंग द टैक्स एंड टैरिफ्स। और अगर इंडिया के पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं होगा इस नेगोशिएशन में, तो इंडिया टेबल पे क्या रखा गया ना, वाई यूरोपियन यूनियन विल बी एग्री फॉर एनी शॉर्ट ऑफ FTA। तो जो भी सैटरडे को इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अनाउंसमेंट किया है दैट दे आर गोइंग टू रिज्यूम द नेगोशिएशन ऑन बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये अभी भी फंक्शनल नहीं होगा और नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेगोशिएशन, India and European Union also agreed to have dedicated dialogues on WTO issues, market access issues and supply chain resilience। तो इन कुछ पर्टिकुलर इश्यूज पर भी यूरोपियन यूनियन और इंडिया डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो पेटेंट और IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी लेकर के इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में डिफरेंसेस चलते रहते हैं, तो इसको लेकर भी नेगोशिएशंस होंगे। कुछ WTO के जो टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन पर भी नेगोशिएशन होगा। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो EU का बहुत सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। EU nations collectively were India's largest trading partner in terms of goods in financial year 2019 and 20, that is ahead of China and USA, and the total trade were actually close to $90 billion। तो फाइनेंशियल ईयर 20 में यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में जो अप्रॉक्सीमेट ट्रेड हुआ है वो $90 बिलियन का हुआ, तो दैट इज अहेड ऑफ चाइना एंड USA। तो अगर ये डील फ्री ट्रेड नेगोशिएशन सक्सेसफुल होता है तो इट विल गिव द फ्रेश इम्पेटस टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड EU, बट देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट बोथ कंट्रीज हैव टू टेक इन will have to take care of before start negotiating on free trade agreement। अब देख लेते हैं some other news clips। IT goes after hospitals over unaccounted कैश। हॉस्पिटल्स पर कंटिन्यूसली ये एलिगेशन लग रहे हैं कि हॉस्पिटल जो पेशेंट से कैश की डिमांड कर रहे हैं, कैश पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग COVID-19 ट्रीटमेंट। तो इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संज्ञान लेते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ड्यूटी पर लगा दिया और उन्होंने कहा कि जाइए हॉस्पिटल्स को चेक करिए एंड चेक देयर अनअकाउंटेड कैश। तो बहुत जगह अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CBDT इज गोइंग टू raid these private hospital and may going to penalize the hospitals that are actually facing the COVID patient। बहुत जगह से शिकायत आ रही थी इस चीज़ को लेकर के कि हॉस्पिटल्स जो हैं रेमडेसिविर के लिए या जो अदर इसेंशियल COVID-19 ड्रग्स हैं उनको पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए कैश पेमेंट्स ले रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी डिजिटल शॉर्ट ऑफ पेमेंट्स, और कैश में वो जितना डिमांड चाह रहे हैं, अगर 5,000 का इंजेक्शन है तो दे आर आस्किंग 25,000 30,000, और भाई जिसका पेशेंट है वो दे रहे हैं कि उनकी अपनी ज़रूरत है कि उनका पेशेंट हो। तो इसलिए इसी पर्टिकुलर बहुत सारे इश्यूज़ को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड द CBDT टू पेनलाइज द हॉस्पिटल्स।
Ministry asked the IT department to inspect such hospitals and take stringent actions against them. And now IT tax department is allowed to impose the hefty penalties on those who found guilty or who found with unaccounted cash within their premises, and such entity could be booked under anti-money laundering law and prosecuted the officials of hospital. तो अप्रॉक्सीमेटली 20% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शॉर्टलिस्ट करने की बात फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कही है. What CBDT circular says on this? CBDT का ये कहना है कि 2 लाख तक का कैश पेमेंट इज अलाउड. अगर आप हॉस्पिटल्स 2 लाख रुपए तक का कैश पेमेंट ले रहे हैं फॉर ट्रीटिंग द कोविड-19 पेशेंट, इट इज़ ओके. बट अगर इससे ज़्यादा है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अनअकाउंटेड मनी. हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द पैन एंड आधार ऑफ द पेशेंट and the payee and the relationship between them. And IT laws do not permit the cash payment beyond 2 lakhs. तो अब IT डिपार्टमेंट निकल चुका है ऐसे हॉस्पिटल्स को पेनलाइज करने के लिए. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ब्लैकस्टोन एक्वायर्स एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क फॉर ₹5,250 crore. So in one of the largest logistic deal in the country in recent year, US-based private equity fund manager, that is Blackstone Group, has bought the Embassy Industrial Park. हालांकि डील वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करी गई है ब्लैकस्टोन की तरफ से. Sources are saying that the transaction was at an enterprise value of 5,250 crore. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉल टू 9 months लो. So amid localized lockdown imposed by several state governments, several state administration, all India vehicle registration declined to its 9-month low in April. And this particular data is very important for automobile industry. It means automobile की फिर से डिमांड रिड्यूस होगी. बड़ी मुश्किल से प्री कोविड के बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला था. इवन कोविड से पहले हम कई बार बता चुके हैं कि कोविड के फर्स्ट वेव से पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज इन वेरी बैड सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड पहले भी नहीं थी. तो रूरल जो इकोनॉमी है उस तरफ डाइवर्जन किया गया था. फिर कोविड की फर्स्ट वेव आई, देन उस समय भी पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स और व्हीकल्स जो 2 व्हीलर्स हैं उन सबकी डिमांड बहुत डिक्रीज हुई थी. फिर रिसेंटली फेस्टिवल सीजन्स में डिमांड पिकअप करी, रिकवरी स्टार्ट हुई थी. Again, this COVID-19 second wave that has hit the number of states और उसकी वजह से localized lockdown और finally जो all India registration है vehicle registration वो fall किया. 2 व्हीलर का -35.3% और 3 व्हीलर्स का -55.6%. सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज देखा गया है वो vehicle registration में वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के केस में देखा गया है. हालांकि ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें पॉजिटिव रजिस्ट्रेशन है, मतलब 3.5% से इंक्रीज हुआ है व्हीकल रजिस्ट्रेशन. ऑल्दो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जो है वो भी डाउन हुआ है -34.5%. और अगर ओवरऑल रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन की बात करें तो -32.0% का डिक्लाइन देखा गया है इन व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑल अक्रॉस द इंडिया. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फाइनेंशियल ईयर 22 ग्रोथ कुड फॉल टू 8.2%. क्रिसिल. सो क्रिसिल ने अगेन प्रोजेक्शन दिए हैं कि इंडिया की सेकेंड वेव को देखते हुए, बढ़ते हुए कोविड-19 केसेस को देखते हुए क्रिसिल ने वापस से अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया की जो ग्रोथ फोकास्ट जो कभी डबल डिजिट में फोकास्ट करी गई थी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए वो 8.2% तक फॉल कर सकती है. तो क्रिसिल के अलावा जो फिच ने भी रिसेंटली इंडिया की फोकास्ट को डिक्रीज किया. फिच का ये कहना है कि जो आरबीआई का भी जो रिलीफ पैकेज है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला. इट कुड और इट मे ओनली डिले द स्ट्रेस. हो सकता है कि उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखने को मिले जो आरबीआई के इंटरवेंशन है, बट फिर भी उसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा. जो कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी में वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, मे बी 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर, बट जो स्ट्रेस आएगा इकोनॉमी पर, जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा इकोनॉमी पर वो आएगा ही आएगा. तो क्रिसिल, फिच ऐसी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इंडिया की जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ को लेकर के उन सबको रिड्यूस कर दिया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ you can join my telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Instagram. If you have any query and suggestion, write down comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.